हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं थॉमस ग्रे की लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम थॉमस ग्रे के साथ। Thomas Gray, 1716 to 71, was an English poet, classical scholar, and professor at Cambridge University. He was a dominant poetic figure in the mid 18th century and precursor of the Romantic movement in English poetry. टॉमस ग्रे का टाइम पीरियड 1716 टू 71 रहा है। वो एक इंग्लिश पोइट हैं, क्लासिकल स्कॉलर भी वो रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। वो अपने समय की बहुत ही डोमिनेंट पोइटिक फिगर रहे हैं मिड 18th सेंचुरी में, अलेक्जेंडर पोप के बाद। और रोमांटिक मूवमेंट के वो प्रीकर्सर हैं, कि मतलब रोमांटिक मूवमेंट को स्टार्ट करने में इंग्लिश पोइट्री में उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। उनका जन्म कॉर्न हिल लंदन में हुआ था, बहुत ही प्रॉस्पेरस समृद्ध घर में। लेकिन उनका घर जो है वो खुशियों से नहीं भरा हुआ था। ही वॉज द सोल सर्वाइवर ऑफ 12 सिबलिंग्स। वो जो थे वो 12 बहन भाइयों में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसे थे जो कि जिंदा रहे थे, बाकी सबकी जो है डेथ हो गई थी। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि प्रॉस्पैरिटी से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका होम हैप्पी ही रहेगा। तो हैप्पी रहने के लिए घर का माहौल अच्छा बनाना होता है, जो कि इनके घर का नहीं था। तो आइए आगे देखते हैं हम। Some of Gray's notable poems are Ode on the Spring, Sonnet on the Death of Mr. Richard West, Hymn to Adversity, and Ode on a Distant Prospect of Eton College. ये इनकी कुछ नोटेबल पोएम्स हैं, बहुत ही जो है जिनको नोटिस किया जा सकता है। His poems are remarkable for their ease and felicity of expression, wistful melancholy, and the ability to phrase truisms in memorable lines such as where ignorance is bliss and it is folly to be wise. उनकी पोएम्स जो हैं वो बहुत ही रिमार्केबल मानी जाती हैं, कि वो इजी एक्सप्रेशंस देते हैं जो देते हैं, और मेलिंकली भी, उसमें उदासी भी भरी होती है। फ्रेजेस जो हैं वो बहुत ही मेमोरेबल लाइंस से भरे होते हैं, जैसे कि जहाँ पर इग्नोरेंस ब्लिस है, या फिर इट इज़ फोली टू बी वाइज। कभी कभी जो है वाइज होना भी फोली से भरा हुआ होता है। तो इस तरीके से टॉमस ग्रे की रिमार्केबल ये फ्रेजेस हैं। Gray started writing Latin verse of considerable merit at Cambridge, which he entered in 1734 and left in 1738 without a degree. तो इन्होंने लैटिन वर्स जो है वो कैम्ब्रिज में लिखना शुरू किया था, जहाँ पर इन्होंने 1734 में एंटर किया था, और 1738 में विदाउट अ डिग्री इन्होंने वहाँ से छोड़ दिया था। ही सेट आउट विद होरेस वॉलपोल ऑन अ ग्रैंड टूर ऑफ यूरोप इन 1739। होरेस वॉलपोल भी इंग्लिश लिटरेचर की जानी मानी हस्ती है, उनको उनके साथ इन्होंने ग्रैंड टूर यूरोप का किया 1739 में। ग्रे फाइनली सेटल्ड इन कैम्ब्रिज इन 1742। फाइनली कैम्ब्रिज में रहने लगे 1742 में। द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, अफेक्टेड हिम। जो इनकी डेथ, इनके दोस्त की जो डेथ हुई थी, जो इनका बहुत ही क्लोज फ्रेंड था रिचर्ड वेस्ट, उसके बाद इनके ऊपर बहुत ही असर हुआ। His self-imposed program of literary study made him one of the most learned men of his time. घर का माहौल और फिर दोस्त की जो है डेथ के बाद इन्होंने अपने आप को जो है लिटरेरी स्टडी पर ही जो है फोकस कर दिया, और उसकी वजह से ये जो है अपने समय के बहुत ही विद्वान इंसान के रूप में जाने माने हस्ती बनकर जाने जाने लगे। However, it was not until the publication of Elegy written in a country churchyard in 1751 that Gray was recognized as a poet. लेकिन 1751 तक इनको बहुत अच्छे से रिकॉग्निशन नहीं मिली थी एज ए पोइट, जब तक एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड छप नहीं गई थी। इट्स सक्सेस वाज ओवरवेलमिंग, द पोएम्स यूनिवर्सल अपील मेड हिम अ सेलिब्रिटी। इसकी जो सक्सेस थी इस पोएम की, वह बहुत ही अभिभूत कर देने वाली थी, और इस पोएम की जो यूनिवर्सल अपील है उससे ये जो है सेलिब्रिटी बन गए थे। यूनिवर्सल अपील ये होती है कि कोई इमोशन जो है वो आप यहाँ इंडिया में बैठ के भी सेम फील कर रहे हैं, आप अमेरिका में हैं तो भी आप उस फीलिंग को सेम ही फील करेंगे। जैसे कि डेथ हो जाती है किसी की, तो हर कोई अनहैप्पी ही फील करता है, तो ये एक यूनिवर्सल अपील हो जाती है। या फिर आप कोई नाटक देखते हैं या कोई पोएम पढ़ते हैं, वहाँ पर उन कैरेक्टर्स के साथ आप ये देखते हैं कि अरे जो इसके साथ बीत रही है ये तो मेरे साथ भी बीती थी। तो आप उसको, बेशक से आप इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, ब्रिटिश हैं, आप सेम ही अगर उस चीज़ को फील करते हैं तो दैट मीन्स इट हैज़ सम यूनिवर्सल अपील। He also wrote two Pindaric odes, The Progress of Poesy and The Bard in 1751. Bard का मतलब होता है पोइट। दी शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है क्योंकि उनका वहाँ पर जन्म हुआ था। एवॉन इज़ द नेम ऑफ प्लेस।
These two poems were criticized for being too obscure and Gray virtually ceased to write. इन पोएम्स का बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ, लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म किया, तो जो है टॉमस ग्रे ने लिखना लगभग कम ही कर दिया, बंसा ही कर दिया. He was offered the post of poet laureate in 1751 which he declined. 1751 में इनको पोइट लॉरेट की उपाधि के लिए जो है ऑफर आया था, लेकिन इन्होंने उस चीज़ के लिए मना कर दिया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया. Unlike other poems of the elegiac tradition, the poem does not mourn an individual. जैसे कि एलिजिक ट्रेडिशन में होता है कि रोना पीटना होता है कि इंडिविजुअल की डेथ पे, इसमें ऐसा नहीं है. इट टॉक्स अबाउट अ प्रोफाउंड डिस्पेयर रिगार्डिंग द ह्यूमन कंडीशन. एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ निराशा के बारे में डिस्कस किया गया है. दो द पोएम कंटेन्स थीमेटिक एलिमेंट्स ऑफ द एलिजिक यॉनर, it does not emphasize loss as much as other elegies do, and its natural setting is not a primary component of its theme. जो पोएम है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसके थीमेटिक एलिमेंट एलेजिक यॉनर के हैं, टाइप के हैं. यॉनर मीन्स टाइप. लेकिन ये बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज जोर नहीं दे रही है लॉस पर या फिर जो दूसरी एलेजीज करती हैं. और इसकी जो नेचुरल सेटिंग है वो इसकी कंपोनेंट की जो है प्राइमरी कंपोनेंट नहीं है इस थीम की. Milton's Lycidas is said to have served as the inspiration for Gray's choice of the genre and style. मिल्टन ने जो लाइसिडस लिखी थी तो ऐसा माना जाता है कि ग्रे ने जो है वही यॉनर और स्टाइल जो है वहाँ से इंस्पिरेशन लेके प्रेरणा लेके तब ये पोएम लिखी थी, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. Gray's poem is more natural in tone and style and lacks many of the ornamental features of Milton's poem. ग्रे की जो कविताएं हैं वो नेचुरल हैं टोन में और स्टाइल में, लेकिन मिल्टन से जैसे इन्होंने इंस्पिरेशन लिया है, लेकिन मिल्टन जो है बहुत ऑर्नामेंटल फीचर्स डालते हैं अपनी पोइट्री में. ऑर्नामेंट्स होती हैं ज्वेलरी जिससे सुंदर लगती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें जो हैं ग्रे की पोएम्स में थोड़ा सा कम दिखाई देती हैं मिल्टन के कंपैरिजन में. तो पोएम जो है वो फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी 1751 में, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. And the poem was inspired by Gray's thoughts following the death of his close friend and poet Richard West in 1742. जो उनका क्लोज फ्रेंड था रिचर्ड वेस्ट, जिसकी डेथ 1742 में हुई थी, वहाँ से जो है ग्रे ने मन बना लिया था कि वो जो है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो है लिखेंगे, लेकिन इसकी पब्लिकेशन 1751 में हो पाई थी. It is considered to be Gray's masterpiece and is one of the most quoted poems in English language. और ये जो है ग्रे का बिल्कुल मास्टरपीस माना जाता है कि सबसे अच्छी पोएम ग्रे ने जो लिखी है वो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है. और इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्ट कोटेड पोएम का तमगा इस पोएम को मिला है. इट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स स्किलफुल यूज ऑफ लैंग्वेज एंड यूनिवर्सल थीम्स लाइक डेथ एंड रिमेम्बरेंस आफ्टर डेथ. इस पोएम को बहुत ही कुशलता के साथ लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए और इसकी जो यूनिवर्सल थीम है जिसको पूरे संसार में एक तरह से जो है फील किया जाता है, जैसे कि डेथ और रिमेम्बरेंस आफ्टर डेथ, कि किसी की डेथ के बाद उसको याद किया जाता है, उस चीज़ को लेके बहुत ही प्रेज़ मिली है, प्रशंसा मिली है. तो अब हम देखते हैं नेम ऑफ द पोएम हमारी जो हम करेंगे द एलेजी है, और एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. यॉनर है पोइट्री, मतलब किस टाइप से है, पोइट्री है, एलेजी है. व्हाट इज़ एन एलेजी, ये हम कर भी चुके हैं. एन एलेजी इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री विच इज़ रिटन टू एक्सप्रेस सोरो और लेमेंट फॉर द डेड. कि पोइट्री की ऐसी फॉर्म है एलेजी जो कि सोरो, दुख, या फिर किसी की डेथ पर पश्चाताप करने के लिए जो है लिखी जाती है. पीरियड है प्री रोमांटिक, और पोइट हैं टॉमस ग्रे. 1716 टू 1771 इनका टाइम पीरियड है. पब्लिश्ड हुई थी ये 1751 में. टोटल 128 लाइन्स हैं इस पोएम में, और इसको 32 स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है. हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं. दिस पोएम इज़ पार्टली इंस्पायर्ड बाय ग्रेज थॉट्स फॉलोइंग द डेथ ऑफ द पोइट रिचर्ड वेस्ट इन 1742. स्टॉप पेजेस नियर स्लो हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड द चर्चयार्ड ऑफ दिस पोएम. ये जगह का नाम बताया गया है. और आफ्टर हिज फादर्स डिमाइज ग्रेज मदर एंड aunt went there, so this incident was also in Gray's thoughts. In this connection, it is said that Gray took the inspiration or theme of this poem from there. तो ऐसा माना जाता है कि ग्रे ने जो है अपना यहाँ से थीम ली थी. एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का अर्थ है, एलेजी मतलब शोक गीत, कंट्री मतलब देहात,
और चर्चयार्ड मतलब कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान में जो है वो ये कविता लिखी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।